हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट किया था टॉपिक वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर को हम यहाँ पे दो ट्रीटमेंट अप्लाई करके हम स्टडी कर रहे हैं। इसमें हमने पहले स्टडी किया था क्लासिकल ट्रीटमेंट के द्वारा एंड फर्दर हम आगे डिस्कस कर रहे थे क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट के द्वारा। सो क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट अप्लाई करते हुए हमारा पहला स्टेप ये था जिसमें हमने टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को हमने सॉल्व किया था और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने लिखा था दैट psi will be equal to the e raised to the power minus y square upon 2 into the hy। फर्दर जब हमने इस सॉल्यूशन को हमारी इक्वेशन में अप्लाई किया था तो हमें एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिली थी जो कि एक हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो यहाँ तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। आगे हमें यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो दिस इक्वेशन इज टर्म्ड एज द हर्माइट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। सो आगे अब हम नेक्स्ट स्टेप में हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए क्वांटम मैकेनिकली साई की वैल्यू इवेलुएट करनी है और साई की वैल्यू इवेलुएट करने के साथ साथ ही हमें करस्पॉन्डिंग एनर्जी आइगन वैल्यूज के लिए फॉर्मूला भी डिराइव करना है। So now I am going to talk about the solution of Hermite's differential equation. So अभी हमारे पास में जो ऊपर हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे बाय द मेथड ऑफ द फ्रोबेनियस, जिसमें हम ये अज्यूम करते हैं कि उस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल H से, विच इज द फंक्शन ऑफ द y पैरामीटर। सो द सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू द a0 प्लस a1y प्लस a2y स्क्वायर प्लस a3y क्यूब प्लस a4y रेज़ टू द पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम इस सॉल्यूशन को हम पावर सीरीज मेथड की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इन दैट केस समीशन फॉर्म में हमारा सॉल्यूशन होगा एच वाई, इट विल बी इक्वल टू दी समीशन फ्रॉम n बराबर 0 टू द इनफाइनाइट a n y रेज टू दी पावर n। अब क्योंकि हम यहाँ पर यह कह रहे हैं कि ये हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, सो हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर ये सॉल्यूशन है तो डेफिनेट सी बात है कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इट मीन्स अभी हमने जो अज्यूम किया है एच वाई विच इज इक्वल टू दी समीशन ऑफ द ए एन वाई रेज़ टू द पावर एन और ए नॉट प्लस ए वन वाई प्लस ए टू वाई स्क्वायर, जब हम यहाँ पे उसको इनका डिफरेंशिएशन करके पुट करेंगे तो हमें ये सेटिस्फाइड इक्वेशन मिलेगी। सो आगे हम यही कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी जो इक्वेशन नंबर 16 है, इस इक्वेशन नंबर 16 का हमने y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है और जब हम इसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी dh ओवर dy एंड इट विल बी इक्वल टू दी a1 प्लस 2a2y प्लस 3a3y स्क्वायर प्लस 4a4y रेज़ टू द पावर क्यूब प्लस एंड सो ऑन। सो अब आगे अभी तो हमने यहाँ पे dh ओवर dy किया है। सिमिलरली अब हमने ऊपर देखा था कि हमारी जो इक्वेशन आई थी वो आई थी dh ओवर dy के लिए हमें इसको 2y से भी मल्टीप्लाई करना है। सो हमने आगे नेक्स्ट स्टेप में इसको माइनस 2y से मल्टीप्लाई कर दिया। सो माइनस ऑफ 2y dh ओवर dy विल बी इक्वल टू दी माइनस 2 हमने कॉमन ले लिया a1y प्लस 2a2y स्क्वायर प्लस 3a3y क्यूब प्लस एंड सो ऑन। अब हमने इसको आगे पावर सीरीज मेथड की फॉर्म में लिख दिया that summation from n is equals to the 0 to the infinite minus 2 of n a n by raised to the power n। जब हम इस पावर सीरीज को ओपन करेंगे तो हमें यही प्रीवियस इक्वेशन मिलेगी। सो अगेन अब हमें यहाँ पे d2h ओवर dy स्क्वायर कैलकुलेट करना है। सो उसे कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 18 को अगेन y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। सो नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 18 with respect to the y, we will get d2h over dy square and it will be equal to the 2a2 plus 6a3y plus 12a4y square। अब हमने यहाँ पे इसको भी पावर सीरीज मेथड की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो
it can be written as equal to the summation from n is equals to the 0 to the infinite n plus 2 multiplied by n plus 1 a n plus 2 into y raised to the power n. जब हम इसमें यहाँ पे n की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा 2a2 y raised to the power 0 that is the 1 so 2a2. अगर हम वहां पे 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा 3 into 2 यानी कि 6a3y. तो इस प्रकार से हम यहाँ पे n की करस्पॉन्डिंग वैल्यू रखेंगे तो हमें यही ऊपर वाली सीरीज मिलेगी. सो अब हमें यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें जो हमारी जो इक्वेशन आई थी हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन वो थी d2h ओवर dy स्क्वायर, वो हमने कैलकुलेट कर लिया है. माइनस dy माइनस y dh ओवर dy वो हमने कैलकुलेट कर लिया है, प्लस लैम्डा माइनस 1 इंटू एच वाई. सो हमने यहाँ पे क्या किया है एच वाई की वैल्यू को लैम्डा माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया. सो दैट विल बी इक्वल टू द समीशन फ्रॉम n इज इक्वल टू द 0 टू द इनफाइनाइट लैम्डा माइनस 1 इंटू ए एन वाई रेज टू द पावर n. सो अब हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 19, 20 और 21 से dh ओवर dy, d2h ओवर dy स्क्वायर और लैम्डा माइनस 1 इंटू एच वाई, इन तीनों पैरामीटर्स की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 15 में रखते हैं. और इक्वेशन नंबर 15 विच इज द हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन. सो हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्मूला था d2h ओवर dy स्क्वायर. सो उसकी जगह रखेंगे समीशन फ्रॉम n बराबर 0 टू द इनफाइनाइट n प्लस 2 an प्लस 1 an प्लस 2 इंटू वाई रेज टू द पावर n माइनस ऑफ 2y dh over dy. So minus of summation n बराबर 0 to the infinite 2n an y raised to the power n plus summation from n y equal to the 0 to the infinite lambda minus 1 into an y raised to the power n. So इसको हम इस simplified form में represent कर सकते हैं. That summation from n equal to the 0 to the infinite n plus 2 n plus 1 an plus 2 minus of, यहाँ से हम इन दोनों टर्म में से an y रेज टू द पावर n कॉमन ले सकते हैं तो हो जाएगा 2n माइनस ऑफ लैम्डा प्लस 1 इंटू an मल्टीप्लाइड बाय y रेज टू द पावर n. अब हम ये जानते हैं कि y रेज टू द पावर n तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, देन इट्स मल्टीपल क्वांटिटी कैन ओनली बी इक्वल टू द 0. सो जब हम यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई टर्म को 0 के इक्वल रखते हैं तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 0 लेती हूँ तो n की वैल्यू 0 लूंगी तो क्या हो जाएगा 2a2 प्लस लैम्डा माइनस 1 इंटू a नॉट दैट विल बी इक्वल टू दी 0. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे y बराबर मतलब n इक्वल टू 1 लेंगे सो n इक्वल टू 1 के लिए हो जाएगा 3 इंटू 2 यानी 6a3 प्लस लैम्डा माइनस ऑफ 3a1. सिमिलरली जब हम यहाँ पे y बराबर 2 लेंगे तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 12a3. मैं इस ब्रैकेटेड टर्म की बात कर रही हूँ जो कि 0 के इक्वल होगी. तो यहाँ पे अगर हम n बराबर 2 लेंगे सो देन इट विल बी इक्वल टू द 12 ऑफ a3 प्लस लैम्डा माइनस 5 इंटू a2 एंड इट विल बी इक्वल टू द 0. सिमिलरली y रेज टू द पावर k यानी कि अगर मैं n की k वैल्यू की बात करूंगी तो हमारी इक्वेशन इस फॉर्मेट में आएगी. सो हम यहाँ पर यह देख सकते हैं कि अगर हमने यहाँ पे n के फॉर्म में बात करी है हमारी इक्वेशन के लिए क्योंकि हम n पैरामीटर ले रहे हैं तो उस केस में हमें एक फाइनल एक्सप्रेशन क्या मिलेगा. हमने अभी ऊपर कहा है कि हमारी ये जो ब्रैकेटेड टर्म है ये 0 के इक्वल होगी और इसके 0 के इक्वल होने का मतलब क्या हो गया n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 an प्लस 2 माइनस ऑफ 2n प्लस 1 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय an विल बी इक्वल टू दी 0. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने वही कंडीशन लिखी है दैट y रेज टू दी पावर n तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता बट इट्स मल्टीप्लाइड टर्म विल बी इक्वल टू दी 0. सो यहाँ से हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे और जब हम इस इक्वेशन को यहाँ पर रीअरेंज करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू an प्लस 2 विल बी इक्वल टू दी 2n प्लस 1 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय an. इस इक्वेशन को जब हम रीअरेंज करेंगे तो हमारी an प्लस 2 वैल्यू हो जाएगी एंड an प्लस 2 विल बी इक्वल टू दी 2n प्लस 1 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय an. यहाँ पे n एक इंटीजर नंबर है
और इस रिलेशन को हम कहते हैं रिकर्शन फॉर्मूला, एंड दिस रिकर्शन फॉर्मूला इज फॉर द हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस रिकर्शन फॉर्मूला के द्वारा हमारे यहाँ पर जो कोफिशिएंट्स थे an+2 और an, ये उन दोनों कोफिशिएंट्स को हम इस रिलेशन के द्वारा कनेक्ट कर रहे हैं। सो फर्दर अब हम यहाँ पे, क्योंकि हमने जो सॉल्यूशन अज्यूम किया था उसमें हमने कहा था दैट hn will be equal to the any raised to the power n। सो अब हमें यहाँ पे an की वैल्यूज निकालनी है, क्योंकि हमारा जो पावर सीरीज में हमने लिखा था hy, उसका फॉर्मूला हम लिख रहे थे a0 प्लस a1y प्लस a2y स्क्वायर प्लस a3y क्यूब प्लस a4y4 पावर सो ऑन। सो हमें यहाँ पे a0, a1, a2, a3, a4 जो ये कोफिशिएंट्स है उनकी वैल्यू हमें निकालनी थी। सो यहाँ से हम इस फॉर्मूले के द्वारा a0, a1, a2, a3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू 0 रखते हैं, तो n की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा a2, एंड इट विल बी इक्वल टू दी 1 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय दी फैक्टोरियल ऑफ 2 इंटू a0। फर्दर जब हम n की वैल्यू 2 रखते हैं, हम यहाँ पे पहले एक बार इवन नंबर की बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम ऑड नंबर की बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर बाय आई एम अज्यूमिंग और टेकिंग इवन नंबर केस like n equal to the 2. In this condition a4 will be equal to the 5 minus lambda into a2 divided by the 3 into the 4। सो हम यहाँ पे अगेन हमारे पास में a2 आ रहा है और a2 की वैल्यू अभी हमने ऊपर कैलकुलेट की है। सो वहां से हम वैल्यू पुट करेंगे तो a4 will be equal to the 5 minus lambda into 1 minus lambda a0 divided by 3 into 4 into factorial 2, or it can be equal to the 5 minus lambda into 1 minus lambda a0 divided by factorial of 4। Similarly जब हम n equals to the 4 रखेंगे उस कंडीशन में यहाँ पे हमारे पास में a4 की वैल्यू आएगी, a6 की वैल्यू आएगी, and it will be equal to the 9 minus lambda into a4 divided by the 5 into the 6। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी हमने ऊपर a4 की वैल्यू कैलकुलेट की थी, दिस इज द a4, तो यहाँ से हम a4 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। सो इन दैट केस a6 विल बी इक्वल टू दी 5 माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा इंटू 9 माइनस लैम्डा इंटू a0 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 4 विच विल बी इक्वल टू दी फैक्टोरियल ऑफ 6। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस प्रकार से हमने सिंप्लीफाई कर लिए हैं हमारे पैरामीटर्स को, जहां हमारे पास में पहले मल्टीपल पैरामीटर्स थे लाइक a0, a1, a2, a3, a4, a5, a6 और अगर मैं यहाँ इवन नंबर की बात करती हूँ जैसे कि a2, a4, a6, a8, तो मैंने सभी हायर पैरामीटर्स को लाइक a2, a4, a6, a8 सबको मैंने a0 की टर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया है। आगे इसी प्रकार से जब हम ऑड वैल्यूज की बात करते हैं तो ऑड वैल्यूज में ऑड नंबर हम लेंगे n के इंटीजर वैल्यूज का लाइक 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। सो ऑन टेकिंग द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू दी 1 वी विल गेट एन एक्सप्रेशन फॉर a3, और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम वही फॉर्मूला यूज में ले रहे हैं जो कि हमारे पास में 23 इक्वेशन में हमें मिला था, दैट इज नोन एज द रिकर्शन फॉर्मूला। सो जब हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमें a3 मिलेगा, एंड दैट a3 विल बी इक्वल टू दी 3 माइनस लैम्डा इंटू a1 डिवाइडेड बाय दी 6। Similarly, when we will put n equal to the 3, we will get an expression for a5 and it will be equal to the 7 minus lambda into a3 divided by 20। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास में a3 आ रहा है और a3 की वैल्यू हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं। So a5 will be equal to the 7 minus lambda into 3 minus lambda into a1 divided by the factorial of 5। Similarly, for n equal to the 5, we will get an expression for a7 and it will be equal to the 11 minus lambda into a5 divided by the 42, or will be equal to the 11 minus lambda 7 minus lambda into 3 minus lambda into a1 divided by the factorial of 7। So इस प्रकार से हमारे पास में सभी कोफिशिएंट्स की वैल्यू दो पैरामीटर्स के फॉर्म में आ गई है, देन दैट इज द a0 और a1। सो हम अब नेक्स्ट स्टेप में इन सब की वैल्यू को हमारे इक्वेशन नंबर 16 में पुट करते हैं। तो 16 में पुट करने पर
एच वाई, जो कि हमारी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विच वॉज दी हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसका सॉल्यूशन क्या था हमारा ए नॉट प्लस a1 y प्लस a2 y स्क्वायर प्लस a3 y क्यूब एंड प्लस a4 y पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। सो यहाँ से जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में a नॉट और a1 के टर्म में इक्वेशन आएगी। सो एच वाई विल बी इक्वल टू दी a नॉट इंटू दी 1 प्लस 1 minus lambda into y square upon factorial 2 plus 1 minus lambda into 5 minus lambda y raised to the power 4 upon factorial 4 plus 1 minus lambda into 5 minus lambda into 9 minus lambda y raised to the power 6 divided by factorial 6 plus and so on, and plus a1 multiplied by y plus 3 minus lambda upon factorial 3 y cube plus 3 minus lambda into 7 minus lambda y raised to the power 5 upon factorial 5 and plus so on। सो हमने यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 24 में हमने देखा है कि ये हमारा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मींस हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें ये मिला है, और ये जो सॉल्यूशन है ये है दो इनफाइनाइट सीरीज का सम है। यू कैन सी हियर, एक तो ए नॉट के मल्टीपल में सीरीज मिल रही है एंड सेकेंड सीरीज इज इन द मल्टीपल ऑफ द a1। सो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि कुछ वैल्यूज के लिए मीन्स लैम्डा की कुछ वैल्यूज के लिए हमारी ये जो इक्वेशन है वो टर्मिनेट नहीं होती है, मीन्स एच वाई डज नॉट टर्मिनेट फॉर सम वैल्यूज ऑफ एन। लाइक हम जानते हैं कि क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट की जब हम बात करते हैं तो कुछ पोस्टुलेट्स अप्लाई किए जाते हैं फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द वेव फंक्शन साई, and which says that at the infinite wave function should be equal to the 0. So here हम ये कह सकते हैं that wave function psi, जो कि हमने माना था e minus y square upon 2 into the h y, ये psi क्या था हमारा, ये है एक वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को जब हम क्वांटम मैकेनिकली स्टडी कर रहे थे और श्रोडिंगर इक्वेशन को हमने सॉल्व किया था तो हमारे पास में उसके करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन का फॉर्मूला आया था, and this function will be equal to the or will become infinite as y become infinite. You can see here in this equation कि जैसे जैसे y की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो ये हमारा psi की वैल्यू जो होती है वो इनफाइनाइट हो जाती है। बट लेकिन हमारी क्वांटम मैकेनिकल कंडीशन यह कहती है कि जैसे ही कोई कोऑर्डिनेट की वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ जाएगी तो हमारा वेव फंक्शन 0 हो जाना चाहिए। तो इट मीन्स हमें यहाँ पे वेव फंक्शन की फाइनाइट वैल्यू चाहिए। सो फॉर दैट नाउ वी विल बी टॉकिंग फॉर द कंडीशन फॉर फाइनाइट वैल्यू ऑफ द वेव फंक्शन, यानी कि हमें यहाँ पर क्वांटम मैकेनिकली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन अचीव करने के लिए, और हम ये कह सकते हैं कि वेव फंक्शन के फाइनाइट वैल्यू के लिए हमें यहाँ पर कुछ कंडीशन लगानी होगी। एंड उस कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो हम देखिए हम ये बोलते हैं अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू इनफाइनाइट लेते हैं तो उस केस में इसको 0 हो जाना चाहिए। और हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हमारी जो इक्वेशन आई थी वो आई थी an+2 और an के टर्म में। सो पहली कंडीशन ये कहते हैं दैट फॉर मेकिंग द psi एट इनफाइनाइट शुड बी इक्वल टू द 0, an+2 शुड बी इक्वल टू दी 0। और an+2 को हमने an की टर्म में इवेलुएट किया था और वो इक्वेशन थी हमारी 2n+1 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय n+1 इंटू n+2 इंटू an दैट इज इक्वल टू दी 0। सो an तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता है क्योंकि हमारा सॉल्यूशन क्या था, e रेज़ टू द पावर माइनस y स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एच वाई, और एच वाई आ रहा था हमारा समीशन ऑफ an y रेज़ टू द पावर n। तो an तो 0 नहीं होगा तो टर्म 0 क्या होगी, 2n+1 माइनस लैम्डा विल बी इक्वल टू दी 0, और हम इसको लिख सकते हैं 2n+1 विल बी इक्वल टू दी लैम्डा। तो हमारे पास में एक ही है इक्वेशन आई है कि 2n+1 की वैल्यू लैम्डा के बराबर होगी, तो उस कंडीशन में जो वेव फंक्शन है दैट विल बी 0 एट द वैल्यू ऑफ द इनफाइनाइट ऑफ y। सो अब हम यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन आई है ये वाली, हम इसको यहाँ पे दो कंडीशंस के लिए स्टडी करेंगे। अगर हम यहाँ पर यह कहते हैं, अभी हमने देखा कि लैम्डा की वैल्यू आई है 2n+1 के इक्वल, अगर हमारा यहाँ पर n ऑड इंटीजर होता है
इफ n इज द, ये हमारी जो इक्वेशन है इसमें अगर n की वैल्यू हम ऑड लेते हैं, ऑड सपोज हमने यहाँ पे n की वैल्यू ली है 1, तो कितनी हो जाएगी लैम्डा की वैल्यू 3, ठीक है। तो उस केस में हम देखते हैं कि जब हमारी लैम्डा की वैल्यू 3 हो जाती है, तो लैम्डा की वैल्यू 3 हो जाने पे हमारी ये हमारी जो इक्वेशन नंबर 24 है, इसकी जो दो सीरीज है उसमें से एक सीरीज टर्मिनेट हो जाएगी। तो अगर मैंने यहाँ पर n की वैल्यू 1 अज्यूम की तो लैम्डा की वैल्यू 3 हो जाएगी, और लैम्डा की वैल्यू 3 होने पर ये हमारी जो a1 की मल्टीप्लाइड वाली टर्म है, ये सीरीज जो है ये टर्मिनेट हो जाती है। तो उस केस में हमारी सेकंड सीरीज तो टर्मिनेट हो जाती है, लेकिन फर्स्ट सीरीज की कुछ फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अगर हम यहाँ पे दूसरा केस अज्यूम करते हैं, लाइक आई एम टेकिंग इवन नंबर ऑफ द n, तो उस केस में देखिए क्या होगा, यदि अगर हमने यहाँ पे 2n+1 लैम्डा के रिलेशन में n की इवन वैल्यू को पुट किया है, और n की इवन वैल्यू सपोज मैंने यहाँ पर ली है 2, ओके, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो उस केस में हम देख रहे हैं कि लैम्डा की वैल्यू अगर 5 हो जाती है तो अगेन हमारे इक्वेशन नंबर 24 में जो दो सीरीज है उसमें से एक सीरीज टर्मिनेट हो जाएगी, और वो सीरीज कौन सी होगी, ये a0, दैट इज द फर्स्ट वाली सीरीज। सो n की इवन वैल्यूज के लिए हम देख रहे हैं कि हमारी फर्स्ट सीरीज तो टर्मिनेट हो जाएगी, बट सेकेंड सीरीज टर्मिनेट नहीं होती है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर एक फाइनाइट सॉल्यूशन हमें मिलता है। So this is the condition for the finite value of the wave function. अब आगे हम साथ ही इसमें डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द आइगेन वैल्यूज ऑफ एनर्जी। सो देखिए, आइगेन वैल्यूज ऑफ एनर्जी के लिए अभी हमने यहाँ पर एक कंडीशन लिखी है, दैट इज 2n+1 बराबर लैम्डा, और लैम्डा को हमने माना था जब हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, तो हमने लैम्डा की वैल्यू इक्वल की थी 2En/h×ω। So now here we are talking about the eigen values of energy, जिसमें हमने अभी जो कंडीशन अज्यूम की है that 2n+1 will be equal to the lambda, और lambda is equals to the 2En/h× into the ओमेगा। यहाँ पर n e के मल्टीपल में नहीं है, ये e के सबस्क्रिप्ट में है, यानी कि हम उसके nth एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं। सो जब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो हमें En की वैल्यू मिलती है, and this En will be equal to the 1/2 into 2n+1 into h×ω, or it will be equal to the n plus 1/2 into the h×ω। यहाँ पर अभी हमने कहा है कि n जो है वो इंटीजर नंबर है, and that can exhibit the value of the 0, 1, 2 and so on, and omega is the angular frequency, nu is the frequency, और हम जानते हैं that nu is equal to the ω/2π, और it is equal to the 1/2π √of k/m। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये हमारी हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एनर्जी आइगेन वैल्यूज का फॉर्मूला है। तो क्वांटम मैकेनिकली हम एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की अगर हमें एनर्जी बतानी है तो उसके लिए हम फॉर्मूला देंगे n+1/2 into the h×ω, और यहाँ पे n की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हमें एक पर्टिकुलर एनर्जी की वैल्यू मिलेगी। सो हम ये कहते हैं कि हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो एनर्जी होती है दैट इज क्वांटाइज्ड। सो द एनर्जी ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर इज क्वांटाइज्ड कंट्रारी टू द क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू, और इस हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो एनर्जी है हम उसको n पैरामीटर के द्वारा डिटरमाइन करते हैं। यू कैन सी हियर that En is equal to the n plus 1/2 into the h×ω, और यहाँ पर जो n आ रहा है उसको हम कहते हैं वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। और अगर हमें यहाँ पे हार्मोनिक ऑसिलेटर की मिनिमम एनर्जी वैल्यू को इवैल्यूएट करना है तो उस कंडीशन में हम n की वैल्यू 0 लेंगे, और n की वैल्यू 0 लेते हैं तो E0, that is the lowest energy of the harmonic oscillator, will be equal to the 1/2 into the h×ω or 1/2 into the hν। सो इस एनर्जी को हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी और 0 पॉइंट वाइब्रेशनल एनर्जी। सो अब हमने यहाँ पे देखा कि E0 की वैल्यू आई है 1/2 h×ω के इक्वल। सो हम यहाँ देख सकते हैं हमारा En का फॉर्मूला क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2n+1 into the h×ω divided by 2,
सो h क्रॉस ओमेगा अपन 2 की जगह पे हम E नॉट लिखेंगे तो रिलेशन क्या हो जाएगा 2n+1 E नॉट। सो हम यहाँ पे फर्दर एनर्जी लेवल्स को हम लोएस्ट एनर्जी लेवल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड E n विल बी इक्वल टू दी 2n+1 इंटू दी E नॉट। ये हमारी क्वांटम मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू आई है मिनिमम, दैट इज 1/2 h क्रॉस ओमेगा। लेकिन अगर हम क्लासिकली देखते हैं तो उसकी लोएस्ट वैल्यू की एनर्जी की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। सो फर्दर हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट और एनर्जी आइगन वैल्यू के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट आइगन वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी En डिपेंड ओनली ऑन द वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर n एंड एनर्जी लेवल्स आर नॉन डीजेनरेट, यानी एक n की वैल्यू के लिए हमारे पास में एक एनर्जी लेवल ही मिलेगा। और जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाती है उसी कंडीशन में एनर्जी की वैल्यू भी h न्यू से बढ़ती जाती है। तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो एनर्जी लेवल्स होंगे जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी और हमें करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी लेवल्स मिलेंगे वो सभी लेवल्स इक्वली स्पेस्ड होंगे। सो यहाँ पे हम इसको एक ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड जिसमें हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट किया है जिसमें हमने एनर्जी यानी हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी को शो किया है। सो इसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने y एक्सिस पर एनर्जी ली है। जब मैं n इक्वल टू 0 की बात कर रही थी तो वो केस था हमारा ग्राउंड स्टेट एनर्जी का, और ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लिए हमारे पास में वैल्यू आई थी 1/2 इंटू दी h क्रॉस ओमेगा। सो हमने उसको एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। सिमिलरली जब हम n इक्वल टू दी 1 लेंगे तो n इक्वल टू दी 1 के लिए हमारे पास में फॉर्मूला था 2n+1 E नॉट। सो n की वैल्यू अगर मैं 1 लूंगी तो यहाँ पे 3/2 h क्रॉस ओमेगा और 3/2 h न्यू। तो इस प्रकार से हम यहाँ देख सकते हैं कि n बराबर 0 पे तो 1/2 h क्रॉस ओमेगा या 1/2 h न्यू है, तो n बराबर 1 पे 3/2 h न्यू है। तो इन दोनों लेवल्स के बीच का गैप कितना हो जाएगा h क्रॉस ओमेगा या h न्यू। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये कहते हैं कि ये जो सभी एनर्जी लेवल्स है ये सभी एक दूसरे से इक्वली स्पेस्ड होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं n बराबर 3 और n बराबर 2 इन दोनों के बीच की स्पेसिंग इक्वल होती है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने एक वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए क्वांटम मैकेनिकली हमने उनकी एनर्जी आइगन वैल्यूज को डिस्कस किया है और साथ ही एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन के लिए और हम कह सकते हैं कि वेव फंक्शन के फाइनाइट वैल्यू के लिए कंडीशन को डिस्कस किया है। थैंक यू।